लालच मारो, लालच मारो, लालच मारो, जूता मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। ऐसी नंगी फस्तायत और बादशाहत ना नॉर्थ कोरिया में नजर आएगी, ना बर्मा में नजर आएगी, बल्कि मिस्र में भी ऐसी नंगी बादशाहत नजर नहीं आएगी जैसी अब आपको पाकिस्तान में नजर आने जा रही है। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत। गुर्बत की लकीर से नीचे लोग अब 45% हो गए हैं आबादी का। ये रिकॉर्ड इजाफा है पाकिस्तान की गुर्बत में। ये भी इसी शख्स ने किया है जो अब बादशाह बन बैठा है कानून बना के। आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते कि मुल्क को बर्बाद करें ये फौज के जर्नैल और आके ठीक करे नवाज शरीफ। वो बर्बाद करने की हद तक वाली बात उसकी दुरुस्त थी। खासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया। फौजी जर्नैल जब सब कुछ बर्बाद कर देते हैं ना अपनी एफए पास अक्ल के मुताबिक, तो उसके बाद फिर उन्हें समझ आती है कि यार अब तो नहीं चल रहा, आगे भी नहीं बढ़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर मजबूरी में सिविलियंस को बुलाते हैं यार के बोझ तुम उठाओ। दूसरा उनको यह है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अब बाकी सारे मसाइल जन्म ले गए हैं। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो क्या होगा? गो बैक टू द बैरक्स, हैंडिंग द न्यू प्रॉब्लम्स यू हैव क्रिएटेड टू द सिविलियन गवर्नमेंट only to complain about civilian incompetence and pave way for the future military takeovers। वो जैसे परवेज रशीद ने कहा था ना कि मुल्क को बर्बाद करें ये फौज के जर्नैल और आके ठीक करे नवाज शरीफ। वो बर्बाद करने की हद तक वाली बात उसकी दुरुस्त थी। फौजी जर्नैल जब सब कुछ बर्बाद कर देते हैं ना अपनी एफए पास अक्ल के मुताबिक, तो उसके बाद फिर उन्हें समझ आती है कि यार अब तो नहीं चल रहा, आगे भी नहीं बढ़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर मजबूरी में सिविलियंस को बुलाते हैं यार के बोझ तुम उठाओ। बोझ उठाने के लिए बुलाते हैं, फिर साल बाद उन्हें फिर हटा देते हैं, 2 साल बाद, कि यार इनसे नहीं चल रहा मुल्क। तबाही अपनी, मुलबा सारा सिविलियन पर डाल के खुद दोबारा दूध से धुल के वापस आ जाते हैं। हाफिज साहब ने जो कानून पास किया है उसकी मैं थोड़ी तफसील में आता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा मसला इस टाइम खड़ा हो रहा है तो वो यही है। हाफिज साहब का इस कानून को पास करने का मतलब क्या है, यह आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे आपके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं एक दो चीजों पे और तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हाफिज साहब ने आपके साथ किया क्या है। नेमेसिस नामी अकाउंट है, उसने ये 6 चीजें लिस्ट की हैं जो हाफिज साहब के कारनामे हैं। नंबर 1, गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान के कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। आसान अल्फाज में, अगर पाकिस्तान का कर्जा पिछले 76 सालों में 1 लाख था, तो इस शख्स ने सिर्फ 2-2.5 सालों में 41,000 कर्जे में इजाफा कर दिया। 76 सालों का कर्जा 1 लाख हो और सिर्फ इसके 2.5 सालों की मुद्दत या तकरीबन 3 साल में वो 41,000 बढ़ जाए, तो क्या समझ आता है आपको? नंबर 2, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग अब 45% हो गए हैं आबादी का। ये रिकॉर्ड इजाफा है पाकिस्तान की गुर्बत में। ये भी इसी शख्स ने किया है जो अब बादशाह बन बैठा है कानून बना के। खासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट दिस सेइंग। सो वो कह रहे हैं कि यू कीप गिविंग इंडिया, ये डेमोक्रेट्स का वर्जन है। आप इंडिया को देते जाओ देते जाओ देते जाओ कि इंडिया आपके पास आता जाए। वो कहते हैं स्लो पॉइजन दो, रिपब्लिक कहते हैं झटका लगाओ, ठीक है ना जी, स्लो पॉइजन दो।
और आप वो दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू नो वो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है. इसको ज़हन में रखिएगा. इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है. बहरहाल मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अमेरिका की जो 21वीं सदी का जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कहते थे विच इज़ इंडिया, इट इज़ अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम बन गया. ये ऐसे नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं अब होगा. ये इसमें इशू आ गया और इशू इसमें ये आया कि अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया और इंडियंस जो है ना वो एट होम व्हाट दे आर थिंकिंग कि जब वो अमेरिका के साथ दोबारा टेबल पे बैठेंगे तो रिपब्लिकन्स थोड़े टफ हैं. वो तो अपनी बात करेंगे जो उन्होंने करनी है. देखें एक मैं आपको बात बताऊं, अगर रिपब्लिकन दोबारा अगले 4 साल इलेक्ट हो गए, जो कि मुझे खदशा है कि वो हो जाएंगे इन काइंड ऑफ क्या नाम है उसका, मार्को रूबियो या जेडी वैंस, तो ये दे आर नॉट लाइक ट्रम्प. दे आर नॉट लाइक ट्रम्प. इनकी पोजीशन डिफरेंट है. बहरहाल अगर ये इस तरह हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इट विल बी लाइक एक बड़ा डिफरेंट सवाल हो जाएगा. एक बड़ा डिफरेंट सवाल आ जाएगा और वो सवाल यही होगा कि हमें इन पे किस तरह इनको पुश करना है. रिपब्लिकन्स मजीद पुश कर सकते हैं अगर ट्रम्प की पॉलिसी चलती रही. अगर मार्को रूबियो और जेडी वैंस के माइंडसेट से चले तो शायद वो इंडिया के साथ ऐसे ना चले, क्योंकि ट्रम्प एक्सेंट्रिक है. उसका मजाज जो है ना वो डिफरेंट है. ठीक है जी. दैट्स व्हाट आई फाइंड सो फार. मुझे कम से कम ये इसमें ये नज़र आता है. सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना एक डिफरेंट बॉल गेम में जा रहे हैं. अब ये जो चीज़ सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें अमेरिका के अंदर तकसीम है. गो के अगर ये रिपब्लिकन ये 3 साल तो ऐसे ही नज़र आते हैं मुझे. आई फोरसी इट दिस वे. बट मुझे मार्को रूबियो इनहेरेंटली प्रो इंडिया लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बिल लेके आए थे, आपको याद होगा जो बिल लेके आए थे आज से कुछ अर्सा पहले, उस बिल में मार्को रूबियो ने कहा था कि अगर इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम लेता है तो लेने दें, हमें कोई परवाह नहीं है. पाकिस्तान को दबाएं, वहाँ पे दहशतगर्द जमाते हैं और हमें इंडिया के साथ खड़े होना चाहिए. और इंडिया मुस्तकबिल है और इंडिया बड़ी इकॉनमी. लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं ट्रम्प,